आइए आज हम बात करते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा की। तो देखिए नेफ्रोब्लास्टोमा इसको हम विल्म्स ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है, विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा दोनों एक ही चीज़ है। और इसके ओरिजिन की हम बात करें तो देखिए नेफ्रोजेनिक सेल रेस्ट से ओरिजिन होता है, तो इसकी ओरिजिन ये हो गई। और ये देखिए बताया गया कि मोस्ट कॉमन रीनल मैलिग्नेंसी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड की सबसे कॉमन रीनल मैलिग्नेंसी ये हमारा विल्म्स ट्यूमर ही है, ठीक। तो ये तो बात हो गई रीनल मैलिग्नेंसी की। रीनल मैलिग्नेंसी में मोस्ट कॉमन ये है, लेकिन अगर हम एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में बात करें ना तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। पूरे एब्डोमेन में हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है एब्डोमेन की, ठीक, चाइल्डहुड में। तो चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन रीनल की बात करेंगे तब भी यही है, और सेकंड मोस्ट कॉमन हम बात करें पूरे एब्डोमेन में चाइल्डहुड में तब भी ये विल्म्स ट्यूमर ही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया। और इसके एज की बात करें, देखिए 2 से 4 साल इसकी एज यहाँ पे बताई गई। तो 2 से 4 साल की एज में हमको देखने को मिलता है, और कहीं कहीं है ना हमको 2 से 5 साल की रेंज में मिलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 से 4 साल या 2 से 5 साल, ठीक। और देखिए क्या बताया गया, कंटेन्स एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए हमको एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और मोस्ट ऑफन प्रेजेंट विद लार्ज पल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मास एंड और हिमेचूरिया एंड पॉसिबल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हमको लार्ज पल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मास देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा है, किडनी हमारी देखिए बड़ी हो गई ट्यूमर की वजह से। तो ये क्या हुआ, लार्ज हो गई, और यूनिलेटरल देखिए है। और यहाँ पे हमको पल्पेबल, जब हम एब्डोमेन को पल्पेट करेंगे तो ये हमको आसानी से पल्पेट होता दिखाई देगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया, लार्ज पल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मास एंड और हिमेचूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हिमेचूरिया प्रेजेंट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, इस वजह से हिमेचूरिया भी प्रेजेंट हो सकती है। और यहाँ पे देखिए हाइपर टेंशन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन कब प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनिन एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो मीन्स रेनिन सिक्रेट होता है, इसकी वजह से रास एक्टिवेट होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपर टेंशन देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि इसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द एब्डोमेन है इन चाइल्डहुड। ये चीज़ हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए हमको प्रेजेंटेशन में लार्ज पल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मास देखने को मिलेगा, और हिमेचूरिया भी देखने को मिल सकती है, और पॉसिबल हाइपरटेंशन यानी रेनिन सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से रास एक्टिवेट हो जाएगा, और इस वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। और ये देखिए ये दूसरे माल फॉर्मेशन से भी एसोसिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है, कब कब होता है। तो ये पहले हम ये बताते हैं फिर ये बताते हैं। तो देखिए कैन बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो देखिए WT1 और WT2 ये देखिए ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। और देखिए दोनों क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होते हैं, बस इनकी लोकेशन हल्की सी चेंज होती है। WT1 जो होता है ये 11th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के 13 लोकेशन में प्रेजेंट होता है, जबकि ये देखिए 15 लोकेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट आर्म पे ही। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। WT को हम याद रखेंगे कि ये 11p13, और 13 से ये WT2 में 2 और जोड़ देंगे, जिसके बाद हमको पता चलेगा कि 13 2 15 है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा नंबर पता चल जाएगा कि 11th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पे 13th लोकेशन पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यही चीज यहाँ बताई गई कि कैन बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन WT1 और WT2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे इनका म्यूटेशन होता है। और यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका भी बता दिया गया कि विल्म्स ट्यूमर I और L, देखिए यहाँ पे इसको 1 1 की फॉर्म में लिख दिया गया। तो विल्म्स ट्यूमर हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 की एबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम बताते हैं, ये तो इसका म्यूटेशन हो गया ट्यूमर सप्रेसर जीन का। तो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन का म्यूटेशन होगा यानी क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सप्रेस करने वाले थे, अब सप्रेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे ट्यूमर देखने को मिला। ये चीज हुई। और देखिए दूसरे माल फॉर्मेशन से भी ये एसोसिएट होता है। दूसरे माल फॉर्मेशन जैसे हॉर्स-शू किडनी, तो हॉर्स-शू किडनी से 4 टाइम एसोसिएट होता है, यानी 4 गुना ज्यादा चांस होता है। अगर हॉर्स-शू किडनी हो रही है तो 4 टाइम का चांस रहता है कि ये नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर का फीचर शो करे, ठीक है। ये चीज हुई। और इसके अलावा दूसरे भी होते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे क्रिप्टोर्किज्म है और हाइपोस्पेजियाज है, ठीक है। तो इससे भी एसोसिएट होता है, लेकिन ये हॉर्स-शू किडनी से बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है। तो ये चीज हम बता दिए। अब देखिए हम बताते हैं क्या मे बी ए पार्ट ऑफ सेवरल सिंड्रोम। तो सेवरल सिंड्रोम का ये पार्ट हो सकता है। और ये जो सेवरल सिंड्रोम होते हैं ना, ये इसी WT1 या WT2 के म्यूटेशन की वजह से ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हमको विल्म्स ट्यूमर नहीं बल्कि और सारे डिसीज देखने को मिलते हैं, जिसको हम सिंड्रोम के फॉर्म में देखते हैं और अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए किस किस का ये कंपोनेंट बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए वगर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो वगर कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है, और वगर कॉम्प्लेक्स में देखिए विल्म्स ट्यूमर, एन आइरिडिया और जेनाइटो यूरिनरी मालफॉर्मेशन और रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिलेस, ठीक है। तो देखिए ये चारों हो गए
WAGR कॉम्प्लेक्स में देखिए चारों का नाम इसी से रखा गया है। और देखिए एनआईरिडिया बताया गया कि ये एब्सेंस ऑफ आइरिस, आइरिस एब्सेंट होती है तो इसी को हम बोलते हैं एनआईरिडिया, ठीक है। ये चीज हुआ। और देखिए जेनाइटो यूरिनरी मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये देखिए रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिले, यानी हमको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। और ये WT1 के डिलीशन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके डिलीशन की वजह से हमको वगर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और देखिए डेनिस ड्रेस सिंड्रोम, तो देखिए डेनिस ड्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि विल्स ट्यूमर देखने को मिलता है, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, और डिसजेनेसिस ऑफ गोनेट्स, तो गोनेट्स की डिसजेनेसिस देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमको मेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी हमको एम्बिगुअस जेनाइटेलिया मेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमें बता दिया एम्बिगुअस जेनाइटेलिया देखने को मिलेगा। और ये भी होता है WT1 के म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वगर कॉम्प्लेक्स और डेनिस ड्रेस सिंड्रोम ये दोनों WT1 के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। और ये देखिए इसमें डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस की वजह से हमको अर्ली ऑनसेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस देखने को मिल रही है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया लास्ट में बैक विथ विडमैन सिंड्रोम। तो बैक विथ विडमैन सिंड्रोम में क्या है कि यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर के साथ साथ मैक्रोग्लोसिया देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोमेगेली देखने को मिलेगा, यानी स्प्लीनोमेगेली और हिपेटोमेगेली, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। और हेमी हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। हेमी हाइपरप्लेजिया, हेमी हाइपरट्रॉफी इसको हम बोलते हैं कि पेशेंट जो होगा यानी जो बच्चा होगा इसके एक तरफ की बॉडी ना ये हैवी हो जाएगी, यानी एक तरफ ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा और एक तरफ डेवलप ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हेमी हाइपरप्लेजिया या हेमी हाइपरट्रॉफी। और ओम्फेलोसील हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे हमको देखने को मिलते हैं बैक विद विडमैन सिंड्रोम की वजह से। और ये होता है WT2 के म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा WT2 के म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पे देखिए हेमी हाइपरप्लेजिया में बताया गया इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट कॉजिंग जेनेटिक ओवर एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से हमको हेमी हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा बैक विद विडमैन सिंड्रोम ये पूरा जो है होता है हमारा WT2 के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम सारी पॉसिबल चीज़ें जो ज़रूरी थी वो हम बता दिए। और देखिए यहाँ पे हम अगर स्टेजिंग की बात करें ना, ट्रीटमेंट जब करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारा स्टेजिंग डिपेंडमेंट होता है। तो इस स्टेजिंग को हम इसलिए बता दिए कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए स्टेजिंग सिर्फ नाम से बता दे रहे हैं, चाइल्ड ऑन्कोलॉजी ग्रुप स्टेजिंग ये जो होती है इसी को हम यहाँ पे नेफ्रोब्लास्टोमा में प्रेफर करते हैं और इसी के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये ट्राइफेजिक ट्यूमर होता है, यानी हमको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक देखिए हमको ब्लास्टेमल देखने को मिलता है, तो ये देखिए ब्लास्टेमल हो गए, और ये देखिए ये हमारा ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे स्पिंडल सेल्स होते हैं। तो तीन तरह के सेल हमको देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसको हम ट्राइफेजिक ट्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो ब्लास्टेमल होता है ये देखिए ये स्मॉल डार्क ब्लू सेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। तो इस तरीके से इसको हम डायग्नोस करते हैं और सारी जितनी ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है।